हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड यूनिवर्स। कल तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि पदार्थ क्या होते हैं, विलयन क्या होता है, कोलाइडी विलयंस क्या होते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कोलाइड्स के उदाहरण। सीधे सीधे क्या पूछा जाता है कि एरोसॉल क्या है, या फोम क्या है, या इमल्सन क्या है, सोल क्या है, फोम क्या है, जेल क्या है, या इमल्सन ये दूध है तो किसका उदाहरण है। एरोसॉल, इमल्सन, सॉल, इस टाइप से क्वेश्चंस काफ़ी कंपटीशन के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और हमारे जो विद्यालय शिक्षा है वहाँ पर भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और समझना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसमें दो चीज़ें लिखी गई होती हैं, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। इन चीज़ों को हम समझ नहीं पाते हैं कि परिक्षिप्त प्रावस्था किसे कहते हैं और परिक्षेपण माध्यम हम किसे कहें। देखिए, प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब विलेय पदार्थ, और परिक्षेपण माध्यम का मतलब है विलायक। ठीक हो गया, क्योंकि इससे पहले हमने विलेय और विलायक को ढंग से पढ़ा है। विलेय क्या है? जिसको किसी विलायक में घोला जाता है, यानी विलेय की मात्रा हमेशा कम होती है, और विलायक जिसमें घोला जाता है यानी जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है। उदाहरण हमने लिया था कि अगर हम चीनी का पानी बनाएं, शरबत बनाते हैं, या हम नमक का पानी बनाते हैं। अगर नमक का हम पानी बनाते हैं तो नमक क्या है? विलेय है, और पानी क्या है? विलायक है। और नमक की मात्रा क्या है? कम है, और पानी की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। क्लियर हो गया? इसका मतलब नमक के पानी में परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होगी? नमक, और परिक्षेपण माध्यम क्या हो जाएगा? पानी। ठीक उसी चीज को दिमाग में रखते ही हमको यहाँ पर भी समझना है। उदाहरण से हम समझेंगे कि जैसे पहला है कोहरा। कोहरा, अब कोहरे में क्या, कोहरा किस किस चीज से मिलकर बना है? पहली चीज, कोहरा जो है द्रव और गैस को मिलकर बना है, यानी कोहरे में पानी की बूंदें हैं छोटी छोटी, और गैस। इसका मतलब कोहरे में अधिक क्या होता है? पानी कम होता है और गैस अधिक होती है। इसलिए परिक्षिप्त प्रावस्था कोहरे की द्रव हुआ, और परिक्षेपण माध्यम जो है गैस होगा, और इसको कहते हैं एरोसॉल्स। एरोसॉल्स एयर से बना हुआ है, तो एरोसॉल, तो कोहरा भी एरोसॉल्स होता है और बादल भी एरोसॉल। इसका मतलब बादल किससे बना है? बादल द्रव और गैस से बना है। बादल में किसकी मात्रा अधिक होगी? गैस की मात्रा अधिक होगी, और द्रव की मात्रा कम होगी। कुहासा, कुहासा भी वही चीज है जैसे कोहरा होता है। ठीक हो गया? अगर एग्जाम में यह आता है कि एरोसॉल क्या है, तो हम क्या लिखेंगे? एरोसॉल एक कोलाइडी विलयन का उदाहरण है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव होती है और परिक्षेपण माध्यम गैस होता है, जैसे कोहरा, बादल और कुहासा। इस तरह से हम इसका आंसर बनाएंगे। ठीक हो गया? ध्यान से वीडियो को देखना है, एक छोटी छोटी चीजें हैं फिर गलती होती है। देखो, धुआं हमने रोज अपने घरों में देखा है। धुआं, अधिक मात्रा में धुएं में क्या होता है? गैस होती है। कम मात्रा में ठोस के कण होते हैं। ठोस के कण भी गैस में होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं। अब आप कहोगे ठोस से कण कहाँ होते हैं सर? देखिए, घरों में आप सब लोग लकड़ी जलाते हैं अगेठी में, तो अगेठी में लकड़ी जलाते हैं, जिस अगेठी में रोज गैस वहां से निकलते दिखती है। कुछ समय बाद उस अगेठी में बाद में काला काला कुछ जम जाता है। वो क्या है? वो धुएं के, वो जो ठोस के कण ही थे, कार्बन के ठोस कण थे जो वहां पर जमा हो गए हैं। ठीक हो गया? इसका मतलब धुआं किससे बना है? ठोस और गैस से बना है, और ठोस क्या होगा? इसमें कम होगा, और परिक्षेपण माध्यम में अगर गैस है, इसका मतलब गैस अधिक होगी धुएं में। तो धुआं भी एक एरोसोल का ही उदाहरण है। देखिए, धुआं किस एरोसोल का उदाहरण है? धुआं ऐसे एरोसोल का उदाहरण है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम गैस है। जबकि इसी के कोहरा या बादल ऐसे एरोसोल का उदाहरण है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम गैस है। ठीक हो गया? अगली चीज हम अपने घर में देखते हैं, सेविंग क्रीम।
हम सेव करते हैं तो शेविंग क्रीम को अगर आप निकालते हो तो उसमें काफ़ी हवा जैसी भरी होती है, भरी होती नहीं हवा, उसमें हवा अधिक होती है, कम कम होती है गैस, इसलिए गैस कम है और द्रव उसमें अधिक होता है, पानी ज़्यादा मिला होता है उसमें, गैस से ज़्यादा पानी मिला होता है, इसलिए ये फोम का उदाहरण हुई। तो फोम कब बनेगा, फोम कब बनेगा, फोम की परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होगी, अगर फोम की परिवस्थ प्रावस्था, यहाँ पर जो फोम की परिक्षिप्त प्रावस्था है वो क्या होगी, गैस, क्या है, गैस। इसमें हम सॉरी कहाँ सेविंग की, हाँ ये है, ठीक है, गैस। और परिक्षेपण माध्यम क्या है, द्रव। तो उदाहरण क्या हो गया, सेविंग क्रीम हो गया। तो फोम की परिक्षिप्त प्रावस्था गैस है यहाँ पर। अब जरूरी नहीं है कि फोम की परिक्षिप्त प्रावस्था हमेशा गैस ही होगी, कई बार द्रव भी हो सकती है। जैसे एरोसोल है, एरोसोल की परिक्षिप्त प्रावस्था हमेशा द्रव नहीं रही, एक बार ठोस द्रव दोनों दिख रहा है, ठीक हो गया। परिक्षिप्त प्रावस्था का मतलब सीधे समझ जाना है कि विलेय, कम मात्रा वाला, और परिक्षेपण माध्यम मतलब अधिक मात्रा वाला। अब शेविंग क्रीम में गैस कम होती है इसलिए वो परिक्षिप्त प्रावस्था में चले जाएगा, ठीक हो गया, और द्रव अधिक होता है इसलिए वो परिक्षेपण माध्यम में आ जाएगा। फिर है इमल्सन। इमल्सन में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण दोनों द्रव हैं, तो ये इमल्सन है। दूध, फेस क्रीम, फेस में लगाने वाली क्रीम, फ्रूट क्रीम्स आती हैं, है ना, आप घर में बोरोप्लस यूज करते हैं, वो भी द्रव से ही बना है, उसको हाथ में आप रगड़ते हैं तो पानी जैसा बन जाता है, पूरा पिघल जाता है ना। तो इसका मतलब वो द्रव से बना है, उसमें कोई ठोस पदार्थ नहीं। अगर ठोस होता से फेस क्रीम, फेस में लगाने वाली क्रीम में, तो वो हाथों में रगड़ने पर द्रव जैसा नहीं बनता, ऑयली नहीं बनता। तो इमल्सन का उदाहरण है, दूध भी इमल्सन का उदाहरण है, ठीक हो गया। और सॉल, सॉल जो है एक परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है, परिक्षेपण माध्यम द्रव है। मैग्नीशिया, मिल्क या कीचड़, इसमें देखो कीचड़ में पानी अधिक है, यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम। अगली चीज है स्पंज। स्पंज आपने घरों में देखा होगा, बर्तन मांजने के उसमें भी स्पंज उपयोग किया जाता है, और कई जगह कई वैसे भी जो है जो एक रुई टाइप का आपने कहीं पर देखा होगा, स्पंज जिसको कहते हैं, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा स्पंज। स्पंज में क्या भरा होता है, देखो बीच में गैस होती है उसमें और ठोस है वो, इसे दबता है वो, और गैस कम होती है, ठोस अधिक होता है स्पंज में, इसलिए यह भी एक फोम का उदाहरण है। स्पंज किस प्रकार का है, फोम का उदाहरण है, ठीक है। फिर अगला जो आपका आता है कि ये आपका द्रव, जेल। जेल में क्या है, जेली, पनीर, मक्खन, ये द्रव और ठोस को मिलकर के बने हुए हैं। रंगीन पत्थर, दूधिया कांच, रंगीन रत्न पत्थर, कई बार अंगूठी में हम जो है कुछ चीज़ें पहनते हैं तो उसमें एक पत्थर लगा होता है कलरफुल, वो किससे बना है, ठोस और ठोस को मिला के, और वो सोल का उदाहरण है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये मोस्टली पूछ जाते हैं कि एरोसोल क्या है, फोम क्या है, इमल्सन, दूध किसका उदाहरण है, धुआं किसका उदाहरण है, कोहरा किसका उदाहरण है, पनीर किसका उदाहरण है ना, तो रबड़ या स्पंज किसका उदाहरण है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, परिक्षेपण माध्यम परिक्षिप्त प्रावस्था में कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अब एक चीज़ और छूट गई थी जो हमने कल पढ़ी थी, वो क्या थी कि निलंबन। हमने कल कोलाइट पढ़ा, हमने कल विलयन भी पढ़ा था, और हमारा जो है निलंबन कल छूट गया था। निलंबन हमने कोलाइड विलयन पढ़ा, विलयन के जो कणों का आकार था वो क्या था, 1 नैनोमीटर से भी कम था। क्या था, 1 नैनोमीटर से कम था। और जो कोलाइड है, कोलाइड के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से अधिक था और 100 से कम था। अब निलंबन में क्या है, देखो निलंबन में जो कणों का व्यास है वो 100 नैनोमीटर से अधिक है। देखो कोलाइड के कणों का जो व्यास होता है वो 1 नैनोमीटर से 100 के बीच होता है, और विलयन के कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, और निलंबन के कणों का व्यास 100 नैनोमीटर से अधिक होता है, ठीक। देखो विलयन समांगी मिश्रण था, कोलाइड विषमांगी मिश्रण था, और निलंबन भी विषमांगी मिश्रण है।
विलयन के कणों को हम देख नहीं सकते थे, कोलाइट के कणों को भी हम देख नहीं सकते थे, और निलंबन के कणों को हम देख सकते हैं। विलयन के कण प्रकाश के किरणों को नहीं फैला पाते थे, कोलाइट के कण प्रकाश के किरणों को फैला सकते थे, और निलंबन के कण भी प्रकाश के किरणों को फैलाते हैं। अब देखो, विलयन के कणों को छानने से अलग नहीं कर सकते थे, कोलाइट के कणों को छानने से अलग नहीं कर सकते, लेकिन निलंबन के कणों को छानने से अलग किया जा सकता है। उदाहरण क्या है? रेत और पानी। अब आप समझ गए होंगे उदाहरण को देखकर, अगर रेत हम पानी में डाल देते हैं तो आराम से उनको छान के अलग कर सकते हैं। विषमांगी मिश्रण है, रेत अलग हो जाता है, पानी अलग होता है, उसका कोई स्वाद या मतलब आपस में मिले नहीं होते ढंग से, इसलिए विषमांगी मिश्रण है। इनके कणों को आप देख भी सकते हो कि रेत है पानी में करके, इसका मतलब इसे कणों को देख सकते हो। प्रकाश के किरणों को तो ये फैलाएंगे क्योंकि जब इतने बड़े कण हैं, और इसका व्यास जो होता है 100 नैनोमीटर से भी अधिक होता है, तो एक निलंबन था। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, विलयन, कोलाइट और निलंबन। ये कई बार निलंबन और विलयन और कोलाइट में अंतर करने के लिए आता है, या कोलाइट के कणों के गुण आते हैं, निलंबन के गुण आते हैं, विलयन के गुण आते हैं, तो इनमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। और कुछ जो एग्जाम्पल्स हमने आज पढ़े थे कोलाइट्स के, वो शुद्ध पदार्थ क्या है, तो ये चीज़ें जो हैं आपको क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे आशा है कि आप लोग ऐसे ही अपने घर में इन चीज़ों को याद भी कर रहे होंगे और अपना अच्छा काम कर रहे होंगे। काफ़ी अच्छी जितने मेहनत से वीडियो आपके लिए बनाए जा रहे हैं, इनको जो है घर से आपको ध्यान से देखना है। अगर आपको कोई भी चीज़ कहीं पर समझ में नहीं आती, आप तुरंत मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। रात को 10 बजे बाद से लेके सुबह 7 बजे तक के अलावा, इस टाइम को छोड़ करके आप किसी भी वक्त सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक आप कभी भी मुझे मैसेज या फ़ोन कर सकते हैं। उस बीच आप कहीं पर भी कुछ भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़रूर देखें, ध्यान से देखें, और चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि जैसे आप ब्लैक बोर्ड में देख के समझते थे, वैसे ही इन चीज़ों को यहाँ पर समझने की कोशिश करें। तो मुझे आशा है कि आप अच्छा काम करेंगे। थैंक यू।